नमस्कार। बिहार चुनाव से पहले भाजपा ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक तौर पर भुनाने के लिए घर घर सिंदूर बांटने जा रही है। बाकायदा सांसद लगाए गए हैं कि वो 15-20 किलोमीटर की यात्रा करके घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। उधर मोदी की बैसाखी नीतीश कुमार को बिहार में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी पार्टी से दो बड़े कद्दावर नेता नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके कांग्रेस का साथ अपना लिए हैं। और उधर मोदी के हनुमान चिराग पासवान ने भी तेजस्वी यादव के साथ करीबियां बढ़ा दी है। तो क्या तेजस्वी और चिराग पासवान साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार चारों तरफ से फंस गए हैं और अब भाजपा ने चुनाव के बाद उनको किनारे लगाने की प्लानिंग तैयारी कर ली है? और तीसरा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर से भाजपा अपनी ब्रांडिंग करने जा रही है और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगेगी? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अशोक सर, सवाल तो मैं अपने शुरुआत में आपको बता ही चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या भाजपा ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपनी ब्रांडिंग करने जा रही है और अब चुनाव जो बिहार में होने जा रहा है वो इसी नाम पर वोट मांगे जाएंगे भाजपा द्वारा? यदि जब ये पहलगाम हुआ तो प्रज्ञा जी, मेरा पहला रिएक्शन था कि क्या ये पुलवामा 2 है, क्योंकि मुझे पता था कि इस पहलगाम के बाद जो होगा उसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जाएगा। मेजर जनरल हुड्डा है रिटायर्ड, जो सर्जिकल स्ट्राइक के पुराने हीरो थे। उन्होंने एक संगोष्ठी में बात करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का राजनीतिकरण हो रहा है। इसके पहले उन्होंने खुद कहा, इसके पहले कई बार सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के नाम नहीं हुआ करता था। हमने कई बार एलओसी में अंदर घुस के मारा है, लेकिन उसका राजनीतिकरण कभी नहीं हुआ। क्या आपने कभी इंदिरा गांधी को सुना पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद? याद रखे, पाकिस्तान ये इंदिरा बोल रही है, कभी नहीं। क्या कभी आपने शास्त्री जी का भाषण सुना? पाकिस्तान याद रखे लाल बहादुर बोल रहा है। कभी डायलॉग बाजी नहीं सुनाई दी सर, कभी नहीं। वो छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी में जिससे सबसे कद्दावर नेता जिसके सामने आज भी देश झुकता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्या उन्होंने कारगिल के बाद कभी बोला कि ये अटल बिहारी की सरकार है? वो मेरा भारत और मेरे भारत की फौज, ये बोलते थे। ये इवेंट जीवी सरकार है, इनको इवेंट चाहिए। ये इवेंट जीवी भी, ये नाम मोदी जी के ही शब्दावली से निकला है, क्योंकि वो कहते हैं आंदोलन जीवी विपक्ष है। तो सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? इवेंट जीवी है। अब आप देखिए, आप भी सनातन हिंदू है, हम भी सनातन हिंदू है। ये बात अलग है कि भाजपा का हिंदुत्व हम नहीं मानते, हमारा अपना वैदिक हिंदुत्व है। सिंदूर जो है, या तो भगवान हनुमान जी को लगाया जाता है, या सिंदूर पति का ही अधिकार है पत्नी के मांग में भरने का। बिल्कुल। ये घर घर सिंदूर बांट के क्या करना चाहते हैं? ये वैसा देखा जाए तो हमारे घर के मेरी सभी बहनों का अपमान कर रही। आप कौन होते हो सिंदूर बांटने वाला? ये मां भारती का बेटा तब कहां गया था जब सिंदूर उजड़ रहा था पहलगाम में? पाकिस्तान आतंकी सप्लाई करता है, नई बात नहीं है। पाकिस्तान का जन्म से लेकर आज तक पाकिस्तान एक ही काम करता आ रहा है, भारत को आतंकियों के द्वारा तकलीफ पहुंचाता आ रहा है। तो पाकिस्तान तो आतंकी भेजेगा, वो आतंकी अंदर नहीं आने चाहिए। इसके लिए देश क्या कर रहा था? पहलगाम तक आतंकी आए कैसे? और यदि आपको यह पता है तो फिर आप सीज फायर क्यों कर बैठे? ये ऐसा कैसा गिड़गिड़ाना पाकिस्तान का कि सीज फायर के तुरंत बाद उन्होंने ड्रोन भेजे। मूलतः ऑपरेशन सिंदूर और उसके पहले पहलगाम, इसने इतने सवालों को जन्म दिया है। और फिर ये बड़बोले पर जो नेता है, एक कहता है कि सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहता है, एक उप मुख्यमंत्री कहता है कि देश की सेना नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में।
एक सांसद कहता है कि ये जो 20-25 लोग मरे हैं पहलगाम में, वो इसलिए मरे हैं कि उनकी पत्नियां वीरांगना नहीं थी, वो पति के लिए लड़ लेती। मैं उस सांसद को पूछता हूं, उनके घर में कितनी पत्नियों ने गोलियां चलाई और तलवारें चलाई, बहू और बेटियों ने, जरा बताए समाज को। अब एक विधायक है बीजेपी का, जम्मू कश्मीर का, वो नालायक कहता है एयरफोर्स को, क्योंकि आपको भारतीय सेना का क्रेडिट कम करके एक ही आदमी को क्रेडिट देना है, नरेंद्र मोदी। आप पटना की जो अभी रैली है, पटना के फोटोग्राफ देख लीजिए, पटना का स्टेज देख लीजिए आप, जहां मोदी जी खड़े होंगे उसके पीछे ब्रह्मोस लगाए हैं, फाइटर जेट लगाए हैं, मोदी जी के कटआउट है, सिंदूर, कोई भारत, जय बिहार जय भारत, कोई सेना का जिक्र नहीं। लेकिन अशोक सर, ये तो हम सबको पहले से पता था कि भाजपा जब हर चीज का इवेंट बना लेती है तो ये तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो इसको तो पूरा भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरीके से सिंदूर बांटा जा रहा है इस नए अमृत काल के धाकड़ काल में, जब भाजपा सांसद महिलाओं को सिंदूर बांटने के लिए जाएंगे, तो क्या लगता है कि बिहार चुनाव में इसका रंग दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, सिंदूर का रंग नहीं दिखेगा, बिल्कुल, क्योंकि लोग समझ चुके हैं बिहार में। या क्यों इनको आपको ऑपरेशन वो सिंदूर का क्यों मार्केटिंग करना पड़ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि आपकी जमीन बिहार में खत्म हो चुकी है, इसीलिए आपको ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत पड़ी, उसके मार्केटिंग की। यदि आपके पास एजेंडा होता बिहार का, यदि बिहार की जनता दिल खोल के आपके साथ होती, तो आपको ऑपरेशन सिंदूर का मार्केटिंग बिहार में करने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को ललकारने के लिए बिहार जाके ललकारने की जरूरत नहीं थी, वो तो पहलगाम जाके ललकारते। इसी भूमि पे तुमने हत्याकांड मचाया। मैं आपको बताता हूं हत्याकांड के मायने क्या होता है। ये भारत है नया। वो तो पहलगाम क्या जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं घुस पाए, डर लगता है उनको। 19 तारीख का कार्यक्रम उन्होंने कैंसिल कर दिया था और 22 तारीख को लोग मारे गए। वो बिहार में जाके ललकारते हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। अब बिहार में 32 जगह स्टेज बनेंगे, हर जगह फूलों की वर्षा होगी। सोफिया कुरैशी के परिवार को कलेक्टर ने बोल दिया, जाओ भाई फूलों की वर्षा करो। बताओ, बाइट है मार्केट में। ये खुद का स्वागत करवाने वाली बात है उस विजय के लिए जो इनकी है ही नहीं। इनकी तो पराजय है कि इनका इंटेलिजेंट फेलियर हो गया। इनकी पराजय है कि बॉर्डर से अभी भी आतंकी आ रहे हैं। इनकी पराजय है कि इन्होंने पाकिस्तान के एक फोन पे सीज फायर किया। इनकी पराजय है कि पाकिस्तान को पूछ नहीं पाए कि सीज फायर के बाद रात को ड्रोन क्यों भेजे। इनकी पराजय है कि सीज फायर के निरंतर रोज की खबरें हैं कि आतंकी घुसपैठ करते हुए या तो मारे जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं या घुस के अंदर से फायरिंग कर रहे हैं। तो फिर आतंक का बीएसएफ की रिपोर्ट है, बीएसएफ की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जो बीएसएफ के आईजी ने कोट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पीओके में जो हमने ठिकाने नष्ट किए थे वहां फिर ट्रेनिंग कैंप चालू हो गए और फिर आतंकियों का रिक्रूटमेंट चालू हो गया। तो क्या पाकिस्तान ने सीज फायर इसलिए किया था कि उनको थोड़ा समय चाहिए था फिर को आतंकियों को खड़ा करने के लिए, और उस समय हमने दिया? तो सवाल ऑपरेशन सिंधु, देखिए इनके पास जब कुछ नहीं होता है तो ये भारत माता, भारत की अस्मिता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ऐसे बड़े बड़े ढकोसले शब्द परोसते हैं। मैं ढकोसले शब्द इसलिए कहता हूं, उन शब्दों के बहुत मायने हैं प्रज्ञा जी, लेकिन शब्दों की कीमत शब्द कौन उच्चारता है इस पे है। शब्द कौन उच्चारता है बिल्कुल इस पे है। अच्छा, आज फिर बिहार में रैली करी, रोड शो किया नरेंद्र मोदी जी ने, उसी बिहार में जहां से इन्होंने आतंकियों के लिए कहा था कि आतंकियों को सोच से परे सजा दी जाएगी। फिर उनका रोड शो हुआ, रोड शो में भीड़ ही नहीं आई। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रांडिंग के लिए इतना कुछ किया जा रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर का जो माइलेज भाजपा को मिलना चाहिए, जिसके लिए इतनी तैयारियां, वो मिल नहीं पा रहा है क्या? कहां से मिलेगा? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल बहुत उठ रहे हैं। सवाल भारत के फौज पे नहीं उठ रहे, सवाल हमारी सेना पे नहीं उठ रहे जी। सेना को तो पूरा देश नतमस्तक के सैल्यूट करता है। बिल्कुल। सेना के नाम पे, सेना के पीछे
ये जो नकली मुखौटे घूम रहे हैं उससे क्रोध है। सेना के अधिकारी भी कह रहे हैं कि इसका मार्केटिंग नहीं होना चाहिए। क्यों मार्केटिंग हो? और झूठ परोसा जा रहा है, इसके पहले कभी हुआ ही नहीं था। और लोग जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में 1970 में भाग लिया वो बता रहे कि भैया मैं था, मैंने किया, मैं खुद गया था, मेरा यूनिट पाकिस्तान में घुस के पूरा डेपो नष्ट करके आया था। लेकिन ये उन जाबाज सैनिकों को भी झूठा साबित करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है ये इनके लिए तकलीफ हो गया है। बिहार के रोड शो में नीतीश कुमार को साथ नहीं लिया मोदी ने, ये क्या कहता है? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार, मैंने आपके चैनल पे एक बार कहा था, आपको याद होगा, ये नीतीश कुमार के इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ नीतीश कुमार एरा। ये नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल के समाप्ति की शुरुआत है। उनका स्वास्थ्य, उनके पार्टी में पूर्ण रूप से बीजेपी के स्लीपर सेल का भरना, उन्हीं के हाथ में पार्टी की बागडोर। तो अब बिहार में सिर्फ मोदी का नाम बेचेंगे, नीतीश कुमार नहीं। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे देखेंगे आप। लेकिन और कहते नीतीश तो कुमार बार को सब है कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व में उनके चुनाव लड़ा जाएगा, क्या अगले मुख्यमंत्री वो होंगे क्या? तो बोलते वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। इस पे कुछ नहीं बोलते। इसमें कुछ नहीं बोलते। ये एक ऐसे पॉइंट पे जाके नीतीश को छोड़ेंगे कि नीतीश जी के पास सिवाय मजबूरी में इनके साथ इनके टर्म्स कंडीशन पे जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। नीतीश कुमार की पार्टी समाप्ति की ओर है, ये अब बिहार के लोग भी जानते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं। नीतीश कुमार की तासीर कोई राइटिस्ट नहीं है। नीतीश कुमार का जो जनता दल यूनाइटेड है, ये समाजवादी जो धारा है, विचारधारा, ये भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को नहीं अपनाता। ये भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति से दूर रहता है। अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बने रहने के लिए नीतीश ने खेल तो कर दिए, कभी इनके साथ तो कभी इनके साथ तो कभी इनके साथ। अब नीतीश कुमार की विचारधारा हो गई शून्य। जो लोग समाजवादी विचारधारा के हैं और उन्हें लगता है कि बीजेपी बिल्कुल उनके विचारों से पटरी नहीं खाती, उनके लिए आरजेडी या कांग्रेस ये दो जगह है जहां लोग शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। आज ही नीतीश कुमार के पार्टी के दो कद्दावर नेता नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके कांग्रेस के साथ शामिल हो गए, तो ये दिखा रहा है कि इनकी पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। बिल्कुल से परे। अच्छा, बीजेपी में जाके क्या फायदा? बीजेपी के जो पुराने अपने बीजेपी के लोग हैं वही हाशिए पे है। बीजेपी में आप तभी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं बतौर आप अपना दिमाग घर में लॉकर में बंद करके आए। आपको रबर स्टैम्प होना होता है। और समाजवादी विचारधारा के लोग रबर स्टैम्प नहीं होते, ये बात तो तय है। वो बोले बगैर नहीं रहते। सवाल पूछना ये उनकी फितरत है, और सवालों से नफरत ये बीजेपी की फितरत है। लेकिन चिराग पासवान बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने बिहार की राजनीति करने के लिए राजनीति में आए और वो बार बार अब तेजस्वी यादव से बहुत करीबियां बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक बात उनका ये कहना है कि उनको बिहार आना है, मंत्री तो वो है ही केंद्र में सर, अब बिहार आकर के क्या करेंगे? तो इसका सीधे पता चलता है कि कुर्सी पर नजर है। और दूसरे तेजस्वी के साथ उनकी करीबियां, क्या कहती है? देखिए आप केंद्र में मंत्री है तो आपकी हैसियत संतरी जैसी है। ठीक है, केंद्र में कौन सा मंत्री कह सकता है कि उसकी हैसियत है? चलिए, अमित शाह और मोदी जी छोड़ के किसी की हैसियत है? नहीं है।
राज्य में हमेशा आप खेल कर सकते हैं, पार्टी को पैसा भी चाहिए होता है चलाने के लिए। दूसरी बात, वो उप मुख्यमंत्री पद पे नजर गड़ाए हुए हैं, और यदि गणित का समीकरण ऐसा हुआ कि जहां पासवान वहां सत्ता, तो मुख्यमंत्री पद भी मांग सकते हैं। दूसरी उनकी बात, पार्टी के वोट तमाम चले, कार्यकर्ता और बड़े नेता तो ये कह रहे हैं कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी, ऐसी रेवड़ियां बांटते रहते बीजेपी वाले भी कि आपको भी बड़ी जिम्मेदारी लेनी है। अब बड़ी जिम्मेदारी पिछली बार क्या मिली थी पासवान जी को? सबसे बड़ी जिम्मेदारी पासवान जी को पिछली चुनाव में विधानसभा की मिली थी, नीतीश को ठिकाने लगा, जो उन्होंने लगाया। तो इस बार उनको और एक बड़ी मिला है काम, वो करेंगे। हाँ, तेजस्वी के साथ की करीबी क्या कहती है? तेजस्वी के साथ की करीबी, देखिए हम उम्र है और ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। रामविलास पासवान भी उन्हीं विचारधारा से आए हैं, तो जान पहचान है, एक दूसरे को चाचा भतीजा करके संबोधित करते हैं। ऐसी तो विचारधारा मैंने देखी है। हमारे वर्मा जी, देश ही तो सब कुछ है सर। सब नहीं, क्या होता है राजनीति में, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, वर्मा जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तो वर्मा जी की बेटी की शादी में दिग्विजय जी गेट पे खड़े थे, तो किसी ने कहा राजा आप यहां कैसे खड़े? तो बोले भतीजी की शादी है भाई, बारात का स्वागत मैं ही करूंगा, और कौन करेगा? ऐसे संबंध होते हैं। दूसरी बात, ये जो फोटो छपवाना और कहना कि भाई मेरा भतीजा आया तो मैं बधाई देने गया, ये इनडायरेक्टली शीट शेयरिंग के लिए एक प्रेशर भी है। अच्छा। देखिए दरवाजे उधर भी खुले हैं। बिल्कुल। तो क्या भविष्य में तेजस्वी और चिराग पासवान साथ लड़ सकते हैं क्या चुनाव? क्यों नहीं लड़ सकते? भविष्य में तो अब तो कुछ भी होता है भाई। जब शिवसेना और कांग्रेस साथ में लड़ सकती है महाराष्ट्र में, और पीडीपी और बीजेपी साथ में लड़ सकती है, इसके बाद तो अब कोई गठबंधन पे सवाल उठने ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह विचारधारा का मामला है ही नहीं। प्रज्ञा जी, 2014 के बाद से विचारधारा है कहां? ये तो नंबर गेम है। आपके पास नंबर है, उस नंबर में व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, ईडी वाले, बीड़ी वाले, सीडी वाले सब चल जाएंगे यदि हमारी सरकार बनवाने में मदद होती है। वो दिन चले गए कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा बोलने वाले अटल जी। अच्छा हुआ अटल जी, मतलब बुरा लगता है लेकिन अटल जी की जो तासीर है, अच्छा हुआ अटल जी का स्वर्गवास हुआ। आज जो भाजपा में चल रहा है उसकी पीड़ा अडवाणी जी को क्या होती होगी ये मैं समझ सकता हूं, क्योंकि ये विचारधारा वाले लोग हैं, और जहां विचारधारा कॉम्प्रोमाइज होती है वहां सत्ता का लालच शुरू होता है। 2014 से बीजेपी का कौन सा कैरेक्टर रहा मुझे बताइए? ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है, जो कुछ भी है नंबर गेम है, और सत्ता में आना ये लक्ष्य है। तो जब लक्ष्य बदल जाते हैं, सत्ता में आना पहले भी लक्ष्य था लेकिन अपने विचारधारा के साथ, तो इसलिए अब संघ भी अनकंफर्टेबल हो गया बीजेपी के साथ। और संघ का भी बड़ा फैसला है कि उन्होंने सारे प्रचारकों को मना कर दिया है। हाँ, वो अभी देखिए बहुत कुछ होने वाला है। सवाल ये है कि पासवान को यदि हारा उधर दिखता है तो क्यों नहीं जाए? इसी पासवान को पिछली विधानसभा में अलग थलग कर दिया था, इसी पासवान के चाचा को सर पे हाथ रख दिया था प्रधानमंत्री जी ने, और बेटे को रास्ता दिखा दिया था। फिर बेटे को सर पे हाथ रख दिया, चाचा को रास्ता दिखा दिया जी। चाचा और भतीजा दोनों के साथ खेल रही बीजेपी, और दोनों उनको खिलवा रहे हैं। तो यदि फाइनली अभी क्या लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारी सेना को नमन है, उनके शौर्य को नमन है, लेकिन भाजपा खुलकर अब ब्रांडिंग करने के लिए उतर आई है, इवेंट बना लिया ऑपरेशन सिंदूर को। मैंने तो क्या कितना कहा? फायदा आपको दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार विपक्ष भी ताकत के टूट पड़ा है। विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए जिसका जवाब नहीं। अमेरिका के इशू पे जवाब नहीं है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने अभी एफिडेविट दिया है, बताइए कोर्ट में,
अमेरिकन सरकार ने फेडरल कोर्ट में एफिडेविट दे के ये कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शांति के लिए, सीज फायर के लिए हमने ट्रेड नाम का टूल, टेरिफ नाम का टूल यूज किया है। ये फेडरल कोर्ट में अमेरिका ने एफिडेविट दिया है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, व्हाइट हाउस ने, क्योंकि वहां इस टेरिफ वार को लेके कोई कोर्ट गया तो टेरिफ वार के फायदे क्या क्या है, ट्रेड के फायदे क्या क्या है, हमारी ट्रेड पॉलिसीज ने क्या क्या करके दिखाया, उसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध की बंदी हमारे ट्रेड की वजह से हुई, ये एफिडेविट दिया है। किसको सही माने, किसको झूठ माने? हमारे विदेश मंत्री हर दूसरे दिन झूठ बोलते हैं, तो 2014 से तो ये मुंह खोलते ही झूठ बोलने के लिए है सरकार। तो लोग समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी लाख तरह से प्रचारित किया जा रहा है। जब सवाल उठते हैं तो ऐसे ही एक मराठी पत्रकार थे जाबाज, उनको कहीं से, निरंजन टिकले नाम है उनका, बहुत वोकल थे सरकार के लिए। जब उनको कहीं से घेर नहीं पाए तो बहुत सालों पुराना कोई एक पुराना केस निकाला इन्होंने जेएनयू का, और केरल में जाके उनके बेटी को अरेस्ट किया। यह सरकार अब अंडरवर्ल्ड से भी घटिया काम करने लगी। अंडरवर्ल्ड में भी परिवार को हाथ नहीं लगा देते लोग, ये अब उससे भी गए गुजरे हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें जरूर मजबूत बनाएं। नमस्कार।